हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 में जो होने वाला एग्ज़ाम है, तो उसकी डेट्स आउट हो चुकी हैं। और तो उसके बारे में हम आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि क्या उसका एग्ज़ाम पैटर्न है और लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ्स रही, हाई वेटेड टॉपिक कौन से हैं। जैसे अगर मैथ में बात करेंगे तो डीआई हो गया, उसके 5 क्वेश्चन आते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग आज जानेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कैसे कैटेगराइज होगा, कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का आता है। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है, और साथ में लास्ट में कुछ मैं एग्ज़ाम समरी बताऊंगा, कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा, और मैं आपकी इस जर्नी में आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ उसके बारे में जानेंगे। तो उत्तर पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जो है वो टोटल 3 डेज में पेपर होगा, और पर डे 2 शिफ्ट होंगी, तो यानी कि 6 शिफ्ट में पेपर होगा। तो 8 तारीख को 2 शिफ्ट में पेपर होगा, 9 तारीख को होगा, 10 तारीख को होगा। दो दो शिफ्ट हो जाएंगे तो 6 शिफ्ट में पेपर होगा, और ये जून महीने में होगा। तो अभी आपके पास 8 फरवरी आज है, तो एग्जैक्ट आज से 4 महीने हैं। तो 4 महीने मतलब लगभग, अगर फरवरी भी तो 28 ही दिन की है, तो 120 तो नहीं, लेकिन 118 से 119 डेज होंगे, क्योंकि कुछ महीने 31 के भी हैं। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो आपके पास 118 से 119 डेज हैं। लेकिन मोटा मोटा आप मान के चलेंगे कि 115 डेज ही आपके पास हैं। 2-4 दिन इधर उधर होली का भी है, तो उसके बीच में आपका यूटिलाइज हो जाएगा। आपके पास टोटल 115 डेज हैं। तो उस हिसाब से आप अपना एग्ज़ाम स्ट्रेटजी बनाएंगे कि कैसे मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ और कैसे मैं इसमें बेहतर मार्क्स ला सकता हूँ। और आगे देखते हैं परीक्षा का पाठ्यक्रम और अंक आवंटन। इसमें हम जानेंगे कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स से आता है, उनकी प्रश्नों की संख्या कितनी है, कुल अंक कितने मिलेंगे उनको। हालांकि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो उसको जानने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पर सेक्शन कितने मार्क्स का आता है। तो सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन टोटल आते हैं, सामान्य हिंदी के 37 क्वेश्चन, मैथ्स के 38 क्वेश्चन, और रीजनिंग के 37 क्वेश्चन। हालांकि जो ये मैथ्स लिखा है तो इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा लगभग 20 के अप्रॉक्स, 20 के क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन ये रीजनिंग में ही जो है कवर हो जाते हैं। तो रीजनिंग का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है इस एग्जाम में, लगभग 50 से 55 क्वेश्चन जो है हमें रीजनिंग सब्जेक्ट में देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी हाई वेटेज है, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसका आपको मतलब एकदम ऐसे लेके चलना है कि इसको तो मुझे करना ही करना है। रोज सेक्शनल भी लगा सकते हैं, क्विज लगा सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं। तो रीजनिंग विषय काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, इसमें आपके मार्क्स नहीं जाने चाहिए। और एक रीजनिंग ही एक ऐसा विषय है और मैथ, इसमें आप पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हैं। हालांकि हिंदी भी यहाँ पे जो है इसमें कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान में थोड़ा सा दिक्कत है, अगर कोई मैथ बैकग्राउंड है या साइंस बैकग्राउंड है, तो उस स्टूडेंट्स के लिए ये दिक्कत है कि वो इसमें थोड़ा सा कमजोर रहता है। तो यहाँ पे आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं तो ओवरऑल मतलब बैलेंस कर सकते हैं आप। अगर आर्ट्स बैकग्राउंड है तो आप यहाँ पे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, साइंस बैकग्राउंड है तो आप यहाँ पे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। और वैसे भी इसमें 10 तक मैथ आती है, तो उतनी टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। अब आगे जानते हैं सामान्य ज्ञान का सिलेबस, देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक उसमें पूछे जाते हैं। तो सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान हो गया, जिसमें बायोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, इसमें के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इंडियन हिस्ट्री हो गया, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है तो मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के मिलेंगे, वो भी गांधी जी वाले खासकर ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। और बंगाल विभाजन वगैरह के भी क्वेश्चन आए हैं, तो वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं मतलब पॉलिटी की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे। और इसमें हम आप देख सकते हैं कि जैसे बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स हो गया, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ।
हालांकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, राष्ट्रपति से भी आ सकता है, संसद से भी आ सकता है, प्राइम मिनिस्टर से भी आ सकता है, लेकिन ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और कौन सा मतलब जैसे अगर फंडामेंटल राइट्स हैं तो कहाँ से उठाए गए, यूएसए से उठाए गए, या कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई, इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेगमेंट में हमको देखने को मिलते हैं। और देखेंगे इंडियन इकोनॉमी एंड कल्चर इसका टॉपिक है, इंडियन एग्रीकल्चर होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक को अलग कलर से मार्क कर देता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं ग्रीन कलर से मार्क करता हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे कौन सा कितना वेटेज वाला टॉपिक है, तो आप उसको उतना ज़्यादा टाइम देंगे। से इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड है तो इसके 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, तो ये भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो गया। और उत्तर प्रदेश, ये तो आप इग्नोर ही नहीं कर सकते, इसको तो आपको पढ़ के ही जाना है। रेवेन्यू पॉलिसीज, पुलिस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन यूपी हो गया, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद ह्यूमन राइट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी एंड टेररिज्म हो गया, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद हो गया, भारत एवं उसके पड़ोसी देश के संबंध, ये भी अच्छा खासा टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिले। इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस हो गया, ये भी है। और साइबर क्राइम के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस लिखा है, लेकिन मैं वो टॉपिक बता रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट। गुड्स एंड सर्विस के क्वेश्चन, अवार्ड्स एंड ऑर्डर्स, और देश, राजधानी और मुद्राएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पक्का से पक्का। आपको यहाँ से आपसे डायरेक्ट 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। महत्वपूर्ण दिवस हो गए, इंपॉर्टेंट डेट से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। रिसर्च एंड डिस्कवरी, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तकें एवं लेखक, तो आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ये हाई वेटेज वाले टॉपिक हैं, तो यहाँ से आपको लगभग अगर 37 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं तो यहाँ से लगभग लगभग 10 से 15 क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे इन्हीं टॉपिक से। बल्कि मैंने कम ही बता दिया, 15 के आसपास लगभग मिलेंगे। 15 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। अब सामान्य ज्ञान क्या हो गया, अब अगला पार्ट है हिंदी। तो हिंदी का सिलेबस जानते हैं, तो हिंदी जो है यूपी वासियों के लिए वैसे भी काफ़ी जो है हाई स्कोरिंग टॉपिक रहने वाला है। इसमें लोग अगर 37-38 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग 35-36 और कभी कभी 37 भी क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें आप मतलब एक भी नंबर गवा नहीं सकते, और इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको 35 से कम तो इसमें लाना ही नहीं है। कैसे भी करके आप क्या पढ़ेंगे, कहाँ से सोर्स फॉलो करेंगे, तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप उनको देख के समझ सकते हैं। अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं, मॉक टेस्ट में टेक्स्ट बुक का हो गया, वहाँ से लगा सकते हैं सेक्शन वाइज, और आप इसमें पूरे के पूरे नंबर लाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें। तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और उसके बाद हिंदी व्याकरण का सामान्य ज्ञान आपको होना चाहिए। हिंदी वर्णमाला हो गया, तो इसमें उच्चारण स्थान वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो सब क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो ये हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, अनेक अर्थ वाले शब्द हो गए, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गए, अशुद्ध वाक्य, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन उठ के आते हैं। लिंग हो गया, ये कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे लिखा है, और आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। शब्द हो गया, प्रेरणार्थक हो गया, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया, तो सर्वनाम, संज्ञा, ये सब तो आपको आना जरूरी ही है। काल हो गया, अव्यय हो गया, और जैसे अलंकार हो गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपकृत गद्यांश हो गया, तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे, मतलब 2 पैराग्राफ देखने को मिलेंगे, 5-5 क्वेश्चन के हो सकते हैं, तो यहाँ से 2 पैराग्राफ आपको आएंगे। प्रसिद्ध कवि हो गए, जैसे महादेवी वर्मा हो गई, रामधारी सिंह दिनकर हो गए, तो इन सब के जो जो इन्होंने लेख लिखे हैं, पुस्तकें लिखी हैं, वहाँ से क्वेश्चन उठ के आते हैं। हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे हो गया, तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे ओवरऑल। तो ये पूरा हिंदी भाषा का सिलेबस है, आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, और ये आपको ये मान के चलना है कि इसमें आपको लगभग 37 अगर क्वेश्चन आते हैं तो पूरे से पूरे नंबर लाने की कोशिश करनी है। अगर आपके अभी नंबर मान लीजिए इसमें नहीं बन रहे हैं, या 30 रह जा रहे हैं, या 25 रह जा रहे हैं, या किसी का इंग्लिश बैकग्राउंड है, तो मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ से नंबर कम आ सकते हैं। लेकिन हिंदी बैकग्राउंड है तो आपको कोशिश करनी है 37 के 37 क्वेश्चन ही सही करने हैं इसमें, क्योंकि निगेटिव मार्किंग अब किसी नहीं होगी, तो काफ़ी हाई कट ऑफ जाने वाली है। जब
अभी कट ऑफ के बारे में आगे स्लाइड्स में देखेंगे कि क्या कट ऑफ रही, तब मैं बताऊंगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि हिंदी में आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको सही करने हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब मैथ्स की, मतलब क्वांटिटी एप्टीट्यूड की। तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। हालांकि इसमें बहुत कम टॉपिक दिए हैं, अगर आप अन्य एग्जाम से सीजीएल वगैरह से कंपेयर करेंगे तो इसमें से एडवांस मैथ नहीं है। तो एडवांस मैथ का केवल मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम वाला ही टॉपिक है। हालांकि उसको भी, नंबर सिस्टम को तो नहीं कह सकते एडवांस मैथ का कम्प्लीटली पार्ट है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए तब भी 2-3 टॉपिक हैं। बाकी एडवांस मैथ में जैसे ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो काफ़ी रिलीफ है, आराम से आप इसको कवर कर सकते हैं 2 से 3 महीने में। और मैं भी कोशिश करूंगा कि इस पे आने वाले डेज में, क्योंकि मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा है, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि इस पे वीक में 2 वीडियोस लाए जाएं। और जो अभी आपने देखा होगा जो बैच आते हैं, तो उसमें 800 घंटे की क्लासेस हैं। क्या ये प्रैक्टिकल है कि आप 800 घंटे की क्लासेस कवर कर पाएंगे 4 महीनों में? और क्या उतनी इसकी नीड है? क्योंकि न्यूमेरिकल एबिलिटी की अभी मैं अगर वेटेज देखूंगा तो 19 से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर किसी ने इसमें 60 घंटे से ज़्यादा का मतलब कोर्स करा के रखा है या 70 घंटे से, तो वो ऐसे भी वो फालतू का कोर्स है। फालतू का नहीं बोलूँगा, ज्ञान कभी फालतू नहीं जाता, लेकिन इस एग्ज़ाम की नीड के अकॉर्डिंग अगर आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, तो एक हिसाब से वो ज्ञान तो आप ले रहे हैं, लेकिन जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में क्या है, मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ये है कि आपको क्या पढ़ना क्या है, उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपको छोड़ना क्या है। तो आपको कोशिश ये करनी है, समय तो लिमिटेड है, 115 डेज़ है, तो आप जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है या कंप्लीट पढ़ेंगे, कंप्लीट ही, ऐसा नहीं कुछ छोड़ देंगे। लेकिन अब पता चला जैसे सिंप्लीफिकेशन है, तो सिंप्लीफिकेशन अब टीचर से आप पढ़ रहे हैं, इसमें आपको खुद से प्रैक्टिस करने की नीड है। बॉड मास कैसे लगेगा, क्या लगेगा, और जैसे इसमें घातांक करनी है और ये सब आता है, तो आपको खुद से यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। ये टीचर से करने वाला पार्ट नहीं है ना। आप एक बार समझ लिए, 20-25 मिनट की वीडियो 1 घंटे की देख ली, उसके बाद इसमें आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। अब एलसीएम एचसीएफ है, अब इसको आप 4-5 घंटे दे देंगे तो क्या मतलब बताइए? कुछ ही तो टॉपिक हैं इसमें, और वहाँ से आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको समझना है कि हम अपना मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं कम टाइम में। अब कुछ लोग इसमें ऐसे भी होंगे जो पिछली बार रह गए थे, तो कुछ मार्क्स से अगर रह गए थे, तो वो तो वैसे भी मतलब एकदम भरे बैठे होंगे कि बस हाँ, एग्जाम डेट्स आउट हो और एग्ज़ाम आए और इस बार मैं फोड़ दूंगा। तो आपका कंपटीशन उन लोगों से भी है। तो आपको अपना टाइम यूटिलाइज करना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक को कितना समय देना है। अब जो देना वाला टाइम है तो मैं खुद ही बता देता हूँ, प्रॉफिट लॉस है। इसमें आप दीजिए 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, इसका इसका मिला के, और पार्टनरशिप का। तो आप यहाँ दीजिए ना 10 घंटा, 8 घंटा, 10-12 घंटा, कौन आपको रोक रहा है? लेकिन जहाँ नहीं देने का है तो फिर वहाँ कोई मतलब नहीं है। आप एवरेज का देख रहे हैं, कम से कम 12-15 घंटे की क्लासेस देख रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। रोज आप एक सेट लगाइए, जहाँ पे कमी आती है उसका फिर से टॉपिक आके देखिए, यूट्यूब पे सर्च करिए। अभी तो मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं आपको ये कंप्लीट सिलेबस में खुद ही करा दूंगा। 19 से 20 क्वेश्चन आएंगे, और बोलेंगे तो रीजनिंग भी, मतलब मैंने पूरे में पूरे स्कोर कर रखा है, तो रीजनिंग भी मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। मैं रीजनिंग में भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये 2 चीज़ें तो मैं आपको आराम से खुद ही करा दूंगा। ये 800 घंटे, 1200 घंटे ये सब क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप इतने घंटे खुद से ज़रूर पढ़ सकते हैं। खुद से आप आराम से पढ़िए, 800 नहीं, 1000 घंटे पढ़िए 4 महीने, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे मान लीजिए अगर 120 डेज़ है, 10 घंटे आपने पढ़ा, तो 1200 घंटे पढ़िए ना। इसमें आप बार-बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, तो ये सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं खुद से। अब अगला सब्जेक्ट रीजनिंग में मेंटल एबिलिटी हो गया, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कौन से टॉपिक्स आते हैं। तार्किक आरेख हो गया, प्रतीकात्मक संबंध हो गया, व्याख्यान धारणा परीक्षण हो गया,
शब्द निर्माण परीक्षण हो गया, लेटर एंड नंबर सीरीज हो गई, डायरेक्शन टेस्ट हो गया। तो ये सारे टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं, जो मतलब ज़्यादातर ये मैथ्स वाले पार्ट का नहीं है, ये रीजनिंग वाले पार्ट का ही है, लेकिन उसमें कवर कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी हो गया, इसके क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे अच्छे खासे। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे मेंशन जरूर है 37 से 38 क्वेश्चन, लेकिन मैथ वाले सेक्शन में भी इसके 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ओवरऑल आपको लगभग 50 से 55 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रीजनिंग को। तो आप इस सब्जेक्ट को तो एकदम इग्नोर नहीं कर सकते। आपको चाहिए क्या कि आप डेली अगर 2 सेट इसका लगा लें या 1 सेट भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 1 सेट आप जल्दी इसका सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं स्कोर बढ़ाने के लिए। जिनका स्कोर अटक गया उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। फिर अपना कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा वीडियो देख लिए। अब जैसे ब्लड रिलेशन है, इसमें 1-2 घंटे का कॉन्सेप्ट है, आप वीडियो देखें। आपने अब आपको क्या चाहिए, अगला सेक्शनल टेस्ट लगाए तो यहाँ से क्वेश्चन गलत ना हो, तो यही तो आपको चाहिए ना। तो आपको ये सेक्शनल टेस्ट या चैप्टर वाइज टेस्ट जो भी है उस पे आप कमांड करते जाएंगे धीरे 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 धीरे। जैसे अभी आपने मान लिया कि 40 दिन में मुझे अपने कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, 40 से 50 दिन। तो आप कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे, कहाँ पे आपकी कमजोरी है, कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है, कौन से चैप्टर में कहाँ पे कमी हो रही है, उसको देख के आप जब ये 40 दिन में धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, फिर जिसका जैसे मान लीजिए यहाँ पे 50 से 55 क्वेश्चन आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका 35 से 40 आराम से आ रहा होगा। तो वो यहाँ से यहाँ वाली जर्नी जो तय करेंगे 50 से 55 वाली, तो वो इसके थ्रू चेक करेंगे ना। कि जैसे मान लीजिए आपका एनालॉजी का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आप एनालॉजी वाले ही चैप्टर पे वर्क करेंगे ना, तभी तो। ऐसा तो नहीं है ना कि हिंदी में जाके समास पढ़ने लगे और आपका एनालॉजी मजबूत हो जाएगा। तो आपको यहीं पे आके काम करना होगा। तो इस तरीके से जब धीरे धीरे आप करेंगे तो यहाँ पे आप आराम से 2 से 3 महीने में यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको अपना प्लान बनाना है, शेड्यूल बनाना है, और खुद से आप डेली के 10 घंटे पढ़िए, 12 घंटे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अगर आप जैसे 12 घंटे का कर रहे हैं, 12 घंटे में अगर 8 से 10 घंटे अगर आप क्लास ही देख रहे हैं, अ, कोई भी जैसे बैच निकल जाता है, न बैच का नाम नहीं लूँगा, आप लोग खुद ही जानते हैं टीचर्स का। तो अगर आप 10-10 घंटे क्लास करेंगे तो आप खुद से रिवीजन कब करेंगे, ये बताइए। और एग्ज़ाम तो 2 घंटे का है। मान लीजिए आपको बहुत कुछ आता है, आपने सोचा कि हाँ चलो कुछ भी कोई क्वेश्चन आ गया, आपने 2-3 मिनट ले लिए उसको करने में, तो उसका कोई मतलब नहीं रहा ना। आपका आना और ना आना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समय पे आना। अब जो 15 सेकंड का क्वेश्चन है आप 30 सेकंड में लगा दिए, तो गवर्नमेंट एग्जाम की रेस में तो वैसे भी बाहर हो गए। तो आने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको समय पे वो क्वेश्चन क्लिक होना चाहिए, और उसके लिए यही उपाय है कि आप रिवीजन ज़्यादा करेंगे। तो ये देखेंगे इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो संबंध एवं समानता, असमान वस्तुओं की पहचान, शकुंतला पूर्ण करना, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, दिशाबोध परीक्षण हो गया, रक्त संबंध, वर्णमाला, वर्णमाला पे आधारित क्वेश्चन आ जाएंगे, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, गणितीय क्षमता, मैथमेटिकल एबिलिटी हो गया, जो उधर का टॉपिक है, अंतर और भिन्नताएं। तो ये सारे टॉपिक हो गए। अब उसके बाद देखेंगे और कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो देखेंगे विजुअल मेमोरी हो गया, विभेदन क्षमता, निर्णय लेना, संबंध हो गया, कॉन्सेप्ट्स हो गया, अंकगणितीय तर्क हो गए, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन हो गया। तो यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो गए। इसमें क्लॉक कैलेंडर हो गया, क्लॉक कैलेंडर का नहीं लिखा है क्या? हाँ, तो क्लॉक हो गया, अगर देख लेंगे अभी मैं आपको ये इसका नोटिफिकेशन का सिलेबस उस पर भी अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। अगर कोई टॉपिक रह जाता है कि कौन कौन सा छूट गया, तो वैसे तो मैंने इसमें कंप्लीट रिसर्च की है। कम से कम मैं ये बोल सकता हूँ मैंने 15 से 20 घंटे इन स्लाइड को बनाने में, केवल केवल मैं काट के बता रहा हूँ टोटल। वैसे काम तो मैंने 4 दिन, 3 से 4 दिन किया है। तो मैंने इतना काम किया इन स्लाइड्स पे। मैंने कहीं से कुछ रेफरेंस लिया है, कहीं से कुछ रेफरेंस लिया है, स्लाइड्स बनाई हैं, फिर आपके सामने आया हूँ। तो इसमें गलती होने के चांसेस ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हो सकता है कि गलती हो। लेकिन मैंने इसमें पूरा सिलेबस और सब कुछ, नोटिफिकेशन कहाँ से कब आना है, एग्जाम डेट कब है, सब कुछ इसमें डाल दिया है। तो कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया,
ये सारे चैप्टर इसमें देखने को मिलेंगे आपको। अब क्या करते हैं, हमको एग्ज़ाम, जैसे अगर किसी एग्ज़ाम को अप्रोच कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, लास्ट कुछ ईयर की कट ऑफ देखेंगे, एग्ज़ाम ट्रेंड क्या रहा, क्वेश्चन वाइज वेटेज कितना है, मतलब सेक्शन वाइज वेटेज क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, उन पे काम करेंगे। तो वही चीज़ है कि लास्ट ईयर यहाँ पे कट ऑफ जानने की कोशिश करेंगे कि कितने, मतलब कट ऑफ गई थी, डीवी पीएचटी की कितनी गई थी, पीएचटी और पीटी की कट ऑफ कितनी गई थी, उसके बाद फाइनल कट ऑफ देखें। हालांकि इस कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं, अगर आपका इसमें भी हो गया फाइनल में नहीं हो तो क्या मतलब है, ये तो वही हो गया ना कि प्री आपका निकल रहा है, मेंस नहीं निकल रहा है ना, तो उस टाइप से हो गया आपका। तो अब लास्ट ईयर कट लगभग भर्ती वैकेंसी कितनी आई थी, 60,244, देख सकते हैं कितने नंबर थे। अब किसी तो लगभग इसकी आधी वैकेंसी है ना, तो और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं, तो आप देखेंगे कट ऑफ का आइडिया लगाएंगे कितना जा सकता, उस हिसाब से तो इस बार कुछ भी सेफ नहीं, कोई भी टीचर कुछ भी नहीं कह सकता, आने को तो वो कुछ भी बोल सकता है कि हाँ 240 नंबर ले आइए, 235 नंबर ले आइए, लेकिन जब अभी आप देखेंगे कि 225 नंबर जनरल की कट ऑफ हुई थी पिछली बार, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि 240 नंबर कट ऑफ जाएगी। और पिछली बार, इसके पिछली बार देखेंगे कम वैकेंसी थी, फिर भी 185 हुई थी। तो कट ऑफ आप गेस नहीं कर सकते, बहुत से टीचर रोज हम देखेंगे कि रोज वीडियो डालेंगे कि क्या कट ऑफ रहने वाली है, इस पे अगर टाइम आप वेस्ट करते हैं तो आप अपना देख लीजिए, टाइम वैसे यहाँ पे नहीं वेस्ट करना चाहिए, कट ऑफ किसी को नहीं पता है, मैं कल को आके बता दूं कि 250 नंबर लाने हैं, तब भी तो मैंने ये गेस किया है ना, ये सही निकल सकता है वो बात अलग है। हाँ, रेफरेंस ले सकते हैं कि हाँ इतना जा सकता है, मैं अगर इसके नीचे लाई कर रहा हूँ तो मुझे और कितना हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम यहाँ पे कट ऑफ जानने की कोशिश करते हैं कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी, आइडिया लेते हैं कि एग्ज़ाम में कितना वेटेज और कंपटीशन है यहाँ पे। तो यूआर की कट ऑफ दोस्तों गई थी 214 नंबर, और केवल केवल ये कट ऑफ गई थी डीवी पीएचटी, पीएचटी की कट ऑफ ये देख सकते हैं 214 नंबर। फीमेल की कितनी गई थी, 203 नंबर, लगभग 10 नंबर का अंतर है, यहाँ पे 7 नंबर का है, यहाँ पे 10 नंबर का, इस तरीके से है। तो देखेंगे ईडब्ल्यूएस की 187, और इसमें काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला था जब कट ऑफ, इसकी फाइनल कट ऑफ आई थी 209 के आसपास गई थी, 13 और 9 22, 22 नंबर का इंक्रीमेंट यहाँ पे था। और यहाँ भी देखेंगे कि कितनी कट ऑफ है, 198.178.04, 9/5, 146। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना भयंकर कंपटीशन है, इतनी वैकेंसी आने के बाद भी, निगेटिव मार्किंग होने के बाद भी इतनी कट ऑफ केवल गई है, वो भी गई है पीएचडी की। तो कितना कंपटीशन रहने वाला है इस बार तो वैकेंसीज भी आती हैं लगभग, इस बार कितनी 32,679 के समथिंग वैकेंसी है। तो अगर इस तरीके का पेपर आ गया, जिस तरीके से बच्चे बैठे हैं, तो इस बार कट ऑफ आराम से 250 चली जाएगी, लेकिन वो देखेंगे कैसे क्या होगा, वो तो पेपर पे डिसाइड होगा, ये कोई मार्किंग नहीं है। हाँ, ये देख लिया कितने बच्चे कहाँ से लिए गए थे 60,244 में, और कितनी कट ऑफ रही थी। तो इसमें हम डिसाइड करेंगे कि किस लेवल का कंपटीशन है। तो यहाँ पे देखेंगे 60,244 में कितनी, किस कैटेगरी की वैकेंसी थी, कितने लोग उसमें लिए गए, तो यहाँ पे 24,102, ईडब्ल्यूएस से 6,024, यहाँ पे 16,264 ओबीसी से, एससी से 12,650, एसटी से 1,204। इनकी कट ऑफ देखेंगे, फाइनल कट ऑफ इसकी गई थी 225 नंबर, फीमेल की 212 नंबर, यहाँ पे 209 नंबर ईडब्ल्यूएस में, और 193 नंबर यहाँ पे गई थी। तो लगभग जनरल के बाद हम देखेंगे ओबीसी कैटेगरी की सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की, फिर एससी की, फिर एसटी की, उस हिसाब से, और फीमेल की उसी हिसाब से गई। तो यहाँ पे तो मान लीजिए 50% से कम चली गई थी कट ऑफ। तो इसके बच्चे भी कम होते हैं और रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो समझ सकते हैं, लेकिन काफ़ी हाई कंपटीशन है। अब ये लास्ट हम जो है 3 ईयर्स की कट ऑफ लेंगे, लास्ट 3 ईयर्स की, जो पिछले 3 सालों में पेपर कराए गए हैं,
यूपीपीआरबी बोर्ड द्वारा, तो उनकी कट ऑफ देखेंगे कि किस हिसाब से कट ऑफ रही हैं। यहाँ से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको कि आपको कट ऑफ पे क्यों भरोसा नहीं करना, जो डेली वीडियोज़ अपलोड होती है कट ऑफ वाली देखेंगे। तो ये 2019 का है, 2018 का डाटा है, और 2024-25 वाली जो भर्ती हुई थी, इतना 13 मार्च को रिजल्ट आया था लास्ट वाला, तो वो वाला देखेंगे, तो उस हिसाब से देखेंगे। तो जनरल की अगर हम बात करते हैं तो 2024-25 में जो कट ऑफ गई थी 225.75, और वैकेंसीज कितनी थी 60,244, ठीक। और उसके बाद हम 2019 में कट ऑफ देखेंगे कितनी थी, तो 2019 में कट ऑफ थी 185, जबकि वैकेंसी थी 49,000, मतलब वैकेंसी कम भी थी, कट ऑफ भी कम गई। तो क्या हुआ होगा यहाँ पे हुआ ये होगा कि बच्चे हो सकता है कि थोड़ा सा सीरियस कम रहे हों, और सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करेगा वो पेपर का लेवल डिपेंड करेगा कट ऑफ डिसाइड करने में। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद फिर से देखेंगे, ये तो काफ़ी सिमिलर कट ऑफ चली गई, यहाँ पे वैकेंसी भी कम थी। तो इस बार तो इन तीनों साल का मिला के देखें तो सबसे कम वैकेंसी इसी साल है। तो हाई लेवल कंपटीशन देखने को मिल सकता है इस बार। ओबीसी 216 कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर, उसके पहले 172, 216, ये तो काफ़ी सिमिलर हो गई 200। ये तो कोइंसिडेंस हो गया कि 2024-25 वाली और 2018 वाली कट ऑफ एकदम सिमिलर चली गई। यहाँ पे तब 2018-19 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनी ही नहीं थी, तो इस वजह से यहाँ वाले बच्चे यूआर में सेलेक्ट होते थे। इनकी कट ऑफ 209 गई थी। एससी की 196.17, उसके पहले 145.39, 187.99। तो ये 2000 मतलब 25 वाली जो 13 मार्च को रिजल्ट आया था या 9 मार्च को, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं किस डेट को रिजल्ट आया था, और 2018 वाली भर्ती, इनमें काफ़ी सिमिलरिटी देखने को मिल रही है। बस ये कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं है। ये नहीं है कि हाँ कि इस बार इस वाले का इससे हो गया है तो अभी ये वाली भर्ती जो 2019 है तो इसकी 2026 वाले से हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा दिमाग में नहीं लाएंगे। और इस बार तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बार बार मैं याद दिला रहा हूँ हर स्लाइड में लगभग। तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाने वाली है। एसटी का भी ये कट ऑफ का आप देख सकते हैं। तो हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि कैसे कैसे हमारा सिलेक्शन वर्क करता है, कितने स्टेजेस में होता है, कितने फेज में होता है, किन किन के थ्रू हमको जाना होगा अगर हमको यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना है। तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा जो आपका 300 नंबर का होगा। तो उसमें आपकी एक कट ऑफ आएगी। जैसे पिछली बार क्या था कि 60,244 में कोई कैटेगरी नहीं थी, लेकिन अभी आगे आप स्लाइड में देखेंगे कि इसमें 7 कैटेगरी थी इस बार वाले, तो उनकी अलग अलग कट ऑफ भी आएगी। लेकिन पिछली बार क्या था, कंबाइंड कट ऑफ आ गई थी। तो इसमें आप स्कोर करेंगे, फिर आपका क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड होगा जिसमें आपकी हाइट वगैरह चेस्ट स्टैंडर्ड नापा जाएगा। और थर्ड वाला पीईटी होगा जिसमें आप रेस का होगा कि 4.8 किलोमीटर आपको निकालना है 25 मिनट, इस टाइप से यहाँ पे हो जाएगा। फिर आपका डीबी होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, जो कि यहीं पे आपका मैटर करता है। इसकी कट ऑफ यहाँ से लगभग 10-12 नंबर कम जाती है, और कैटेगरी वाइज देख ले तो 20 नंबर के आसपास कम जाएगी फाइनल कट ऑफ से, क्योंकि यहाँ पे 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। और वैकेंसी तो हमारी है 32,679, तो 32,696 लगभग 1 लाख कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, 1 लाख कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट क्या क्या रहता है, पैरामीटर्स क्या है, मेल कैंडिडेट को अगर फिजिकल पास करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, मतलब अगर उनकी जैसे हाइट 168 से कम है यूआर में तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है। तो उस हिसाब से देखेंगे कि कितनी हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट क्या होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, तो वो इस स्लाइड में दिया गया है पैरामीटर सारे। मेल कैंडिडेट्स 4.8 किलोमीटर की रनिंग है, आपको 25 मिनट में निकालना है, हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये रनिंग क्या है, ये फिर कैटेगरी वाइज नहीं है सबके लिए, लेकिन आपको देखेंगे कि हाइट में यहाँ पे छूट मिल रही है, एससी की इतनी होनी चाहिए, एसटी की इतनी होनी चाहिए, और चेस्ट के लिए इतना होना चाहिए, जनरल के लिए और एससी के लिए इतना होना चाहिए, इस हिसाब से देखेंगे। और वेट मिनिमम इतना होना चाहिए।
50 kg। फीमेल कैंडिडेट्स, उनकी जो है कम रेस होगी, 2.4 किलोमीटर निकालना है 14 मिनट में, और हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इसमें भी 152 होनी चाहिए। जनरल ओबीसी एसटी की थोड़ा कम हो सकती है। और ये तो चेस्ट वाला नॉट अप्लीकेबल हो गया, मिनिमम 40 किलो वेट होना चाहिए इसमें। अब 2026 के बारे में जानेंगे, रणनीति क्या रखेगी कि जिससे हम कम समय में अच्छा रिजल्ट निकाल सकें। यूपी पुलिस कांस्टेबल, तो इस बार वैकेंसी आई थी 2026, यहाँ पे डाल देते। इस बार हम जानेंगे कि 32,679 भर्ती आई थी और कौन सी कैटेगरी की कितनी वैकेंसी थी। तो यूआर की 13,000 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 3264 हैं, और ओबीसी की 8,818, एससी की 6,857 और एसटी की 647 वैकेंसी हैं। इस बार क्या है कि जो है कितनी कैटेगरी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कैटेगरी टोटल हैं। पिछली बार एक ही कैटेगरी थी 60,244 में, तो इस बार हो सकता है कि आपको अलग अलग कट ऑफ देखने को मिलेंगी। जैसे सिविल पुलिस की हो सकती है सबसे ज़्यादा कट ऑफ चली जाए, और इसी तरीके से हो सकता है कट ऑफ डिसाइड करने के लिए किसे अलग अलग कट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए और डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के हिसाब से आएंगी कट ऑफ्स। समरी क्या है, अब जैसे मैं आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड कवर कराऊंगा, मैंने सोचा है कि मैं आपको ये लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आपका कम समय में आप अच्छा स्कोर कर सकें, और आपको फिर ये ज़रूरत नहीं कि आप तो 200 घंटे की क्लास केवल क्वांट की ले रहे हैं। तो मैं आपका यहाँ से टाइम बचाऊंगा, जो आप अपना हिंदी में लगा सकते हैं, जीके में लगा सकते हैं, इन सब्जेक्ट में आप अपना टाइप दे सकते हैं। आप जैसे इंपॉर्टेंट डेज है उसको रटने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 दिन चाहिए आराम से, एक एक दो दो घंटा रटेंगे रट जाएगा, तो वहाँ से क्या आपको 2 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएगा। अब पता चला आपने परसेंटेज पढ़ लिया है और इररिलेवेंट कंटेंट पढ़ते जा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है वहाँ से। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमको टीआई से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें बार ग्राफ वगैरह आता है और पाई चार्ट वगैरह, तो यहाँ से डीआई का क्वेश्चन हो सकता है। और मैं देखूंगा कि 19 से जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें से ज़्यादा 14 से 15 इस जोन से, मतलब एकदम ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप देखोगे और हाँ, थोड़ा सा पेन उठाओगे और कर दोगे, 14 से 15 क्वेश्चन आराम से इजी से हो जाएगा। और अगर आपको डीआई कठिन लगती है तो हाँ, तब तो दिक्कत है थोड़ी सी कि हाँ वो 5 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, फिर भी आप आराम से ये क्वेश्चन टाइम दे के सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान के चलिए फिर आपको 10 क्वेश्चन ईजी देखने को मिलेगा अगर डीआई आपको हार्ड लगती है। हालांकि परसेंटेज रेशियो प्रॉफिट लॉस इन्हीं से मिलकर डीआई का क्वेश्चन बनता है। तो टाइम देंगे तो आप अगर जैसे 10-15 डीआई प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन 5 इसमें ऐड हो जाएंगे, तो आपको भी 15 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको टाइम देना है अपना, यूटिलाइज कराऊंगा मैं आपको, और ये आपका कंप्लीट सिलेबस मैं करा के दूंगा। तो लास्ट ईयर देखते हैं कि 2000 जो 25 में रिजल्ट आया था, 24-25 वाली भर्ती थी, तो उसमें कितना वेटेज रहा था, कौन कौन चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। डीआई के 5 क्वेश्चन थे, एवरेज का भी एक क्वेश्चन था, और इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के 1 से 2 क्वेश्चन। यहाँ पे 2 क्वेश्चन इस वजह से लिखा है ना कि इसमें एलसीएम एचसीएफ वाला जैसे ये चैप्टर हो गया, तो ये इसी के बाद पढ़ा दूंगा, तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आराम से। और रेशियो का एक क्वेश्चन हो गया, प्रोग्रेशन का हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, आपको यहाँ क्या क्या देखने को मिल सकता है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, और इन सब टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, प्लान आगे पे डिस्कस करके। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन हो गया, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन हो गया कि एक कार्य इतने दिन में करता है भी वाला, ये सब मतलब वर्क एफिशिएंसी वाला हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको ट्रेन वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो यूपी पुलिस का पैटर्न है उसमें ट्रेन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बोट एंड स्टीम मतलब नाव एवं जलधारा से भी क्वेश्चन आते हैं। सिंप्लीफिकेशन, इसका क्वेश्चन आप रीजनिंग में भी कवर करेंगे, यहाँ भी कवर करेंगे। इसका आप मतलब 40 से 50 मिनट का आपको एक वीडियो देखना है, उसके बाद केवल आपकी खुद की प्रैक्टिस में इसमें मैटर करती है। मैं आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन करा दूँ,
फिर भी अगर आप खुद से नहीं करेंगे तो ये वाला सेक्शन आपका इम्प्रूव नहीं होगा। तो ये वाला टोटली आप पे डिपेंड करेगा एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, और बाकी तो मैं खुद ही करा दूंगा। प्रतिशत हो गया, पार्टनरशिप का जीरो से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ये वाला क्वेश्चन इसके साथ मिलके आ जाता है। जैसे हमारा कहाँ गया चैप्टर, ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा प्रॉफिट लॉस के साथ, प्रॉफिट लॉस वाले में भी कवर हो जाएगा, अलग से एक लेक्चर इस पे हो जाएगा। लेकिन इस यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसका प्रतिशत का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। समरी देखते हैं कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे वो किस कैटेगरी थे, इजी थे, हार्ड, मॉडरेट थे, वो उसके बारे में। तो जो मैंने देखा है, जो मेरे अकॉर्डिंग तो 9, 7, 16 में ये इजी में रखूंगा। लेकिन अगर किसी को डीआई नहीं आती, डीआई में दिक्कत होती है, तो उसको 10 से 11 क्वेश्चन इजी लगेंगे। तो उसका अलग अलग अपना डिपेंड कर सकता है। मैं आपको मेंटर करूंगा इस बार, तो मैं मेरे अकॉर्डिंग इतना इजी था। किसी को ये ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी ले सकता है, अकॉर्डिंग टू देयर प्रिपरेशन लेवल। तो इसमें कुछ बुरा मानने की बात नहीं है। तो इजी क्वेश्चन 9 क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट 7 क्वेश्चन थे, मॉडरेट 3 थी, और मुझे डिफिकल्ट तो कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला। अगर आप टाइम, हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको 2 मिनट लग गया हो, 3 मिनट लग गया हो। बाकी प्रॉफिट लॉस और इंटरेस्ट के अलावा ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं हैं पीपल्स कांस्टेबल में। अगर अगर कभी भी क्वेश्चन इंक्रीज करेगा तो ब्याज वाले ही सेक्टर या फिर लाभ हानि वाले सेक्टर से ही क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जा सकता है, इन्हीं दो चैप्टर से। बाकी अभी जैसे एलसीएम एस्टीमेट, उसमें क्या ही लेवल बढ़ेगा, टाइम एंड वर्क में क्या ही लेवल बढ़ेगा। हालांकि अगर ये वाला, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको आता नहीं कि अगर जैसे ये भी काम कर रहे हैं, तो वो जैसे मान लीजिए 25 दिन में काम हो रहा है, तो कोई 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो वो वाला टाइप आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है रादर देन, क्योंकि इसमें एक ये टाइप होता है कि उसने बस 3 दिन काम किया तो बहुत ईजी है। लेकिन जो 3 दिन काम पूरा होने के पहले चला गया, वो वाला थोड़ा सा टेक्निकल बन जाता है। तो क्वेश्चन कहीं से भी बढ़िया बन सकता है, लेकिन अगर एग्जामिनर को उठाना रहता है क्वेश्चन, तो वो ब्याज का क्वेश्चन डाल देगा और प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन एक अच्छा डाल देगा। बस दो चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे, और डीआई तो आपको पता थोड़ी बहुत कर भी सकती है, अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर माशाल्लाह। उसके बाद अब हम देखेंगे कि मैं आपको अगर कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूँ तो किस अप्रोच के साथ पढ़ाऊँगा। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब 2 से 3 लेक्चर में होगा। लेकिन हाँ, इसी को फॉलो करेंगे सीक्वेंस में तो थोड़ा आसानी रहेगा। मैं भी अपने लिए एक चार्ट रखूँगा और उस हिसाब से अप्रोच करूँगा, तो मेरे लिए भी आसानी होगी। एक प्लान रहेगा कि आपको ये कराना है, फिर ये कराना है, ये 2 से 3 चैप्टर में क्वेश्चन करना है, 50 क्वेश्चन पर लेक्चर लेना है। अब 50 क्वेश्चन जैसे हैं और 2 से 3 क्वेश्चन मैंने लिख दिए, अब साझेदारी चैप्टर है, तो क्या उस हिसाब से तो 150 क्वेश्चन हो गए। 150 क्वेश्चन तो इसमें ज़रूरत भी नहीं है। तो वो आप सोच सकते हैं कि किस हिसाब से मैं आपको ये कवर करूँगा। फर्स्ट लेक्चर क्या होगा, कैसे मैं अप्रोच करने वाला हूँ। फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सारे कवर करा दूँ। हो सकता है वीडियो लंबी होगी थोड़ी सी, 1.5 से 2 घंटे की हो सकती है, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट और बेसिक क्वेश्चन। अर्थमेटिक में ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है किसी भी चैप्टर में। जैसे मान लीजिए परसेंटेज है, इससे चैप्टर हो गया, तो इसमें जैसे टाइप होंगे कि चुनाव वाला एक टाइप हो गया, उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन वाला हो गया। जैसे सिंपल कैलकुलेशन, जैसे फ्रैक्शन वगैरह आ गई कि 1/5 कितना होगा, 20% होगा, इस टाइप से नहीं आएगा। लेकिन 1/5 ऑफ ए इंटू ये करके जो क्वेश्चन आते हैं ना, उस टाइप वाले क्वेश्चन। और उसके बाद क्वेश्चन जैसे हो गया इनकम एक्सपेंडिचर वाला हो गया, आय और खर्चा वाली इनकम एक्सपेंडिचर। मैं थोड़ा इसमें इंग्लिश इस वजह से यूज कर रहा हूँ कि थोड़ा मैंने इसी में सिलेबस कवर किया है ना, तो इस वजह से होगा। लेकिन क्वेश्चन जो है मैं बाइलिंगुअल कराऊंगा। क्वेश्चन जैसे ये आएगा, उसके नीचे हिंदी भी रहेगी, और सोल्यूशन तो गणित में क्या ही सोल्यूशन है, 1/5 तो ये हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, वो तो बात एक ही है। तो आप यहाँ से समझेंगे, इस हिसाब से रहेगा। तो ये जैसे क्वेश्चन हो गया ना, तो इसको मैं, ये मेरी हेडेक है कि मैं ये आपको कैसे कराऊंगा। और ये वाला तो दूसरा वाला पीवाईक्यू शॉर्टकट और स्पीड की सेकंड लेक्चर होगा, उसी का होगा। जैसे मान लीजिए इसमें मैंने क्या किया, 30 से 40 क्वेश्चन करा के पूरा एक चैप्टर मैंने होल चैप्टर का कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज अरेंज करके कवर करा दिए।
सबके 2-2 क्वेश्चन ले लिए। लेकिन इसमें क्या करूँगा, इसमें फिर रैपिड फायर चलेगा कि मैंने 40 क्वेश्चन लिए हैं या 50 क्वेश्चन मैंने उठा लिया कहीं से, तो उस हिसाब से 50 क्वेश्चन मैं कवर कराऊँगा, थोड़ा स्पीड में कराऊँगा कि हाँ 50 क्वेश्चन है तो पर क्वेश्चन अगर 1 से 2 मिनट लगेगा तो 2 घंटे की लेक्चर में ये वाला हम स्पीड पे काम करेंगे और इसमें बेसिक क्वेश्चन हो गया। तो इसमें कॉन्सेप्ट प्लस बेसिक, इसमें स्पीड के साथ, इस तरीके से आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा और आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है इस पे। 19 से 20 क्वेश्चन के लिए आपको ये नहीं है कि 60-60 घंटे 70-70 घंटे आप लगा रहे हैं, उतनी ज़रूरत है भी नहीं और उतना ज़रूरत लगाने की भी नहीं। आप खुद से कितना भी टाइम लगाएं कोई दिक्कत नहीं। ये पेज मैंने खाली छोड़ दिया था आपसे बात करने के लिए कि हाँ क्या बात करता हूँ। जैसे मैंने देखा है कि क्या क्या दिक्कत आ रही है पेपर में, और जो भी स्टूडेंट लाइफ में दिक्कत आती है, जैसे कुछ बच्चे होंगे, बच्चे क्या मेरे साथ के होंगे, घर से दिक्कत आ रही है, ठीक, कि उनको खेत में भी जाना है, काम भी करना है और पढ़ाई भी करना है। तो अगर आप देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल में, अगर आप ये सोचते हैं कि इसमें लग्जीरियस लाइफ वाला कोई बच्चा आएगा, तो इसमें नहीं है। सबके पास स्ट्रगल है। आप उसको अपनी स्टोरी को चेरी ऑन टॉप लगा के बता सकते हैं कि हाँ मैंने बहुत स्ट्रगल किया। तो अगर इसमें 30,679 वैकेंसी हैं, 32,000, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ इसमें 28 से 30,000 बच्चा ऐसा होगा जो जेन्युइन बच्चा होगा और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेगा, और सब की लगभग लगभग कंडीशन एक जैसी होगी। मतलब आर्थिक स्थिति थोड़ी बहुत 19-20 हो सकती है कि हाँ, अगर किसी का मतलब ऐसा मान सकते हैं कोई ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आएगा कि इसमें किसी के पापा 3-4 लाख रुपए महीने कमा रहे हो। मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मैंने देखा है, मेरे साथ भी बच्चे इधर तैयारी वगैरह करते हैं, तो मैं सब फील करता हूँ, मैं भी फील कर रहा हूँ और करता भी हूँ अभी। और जो भी दोस्त है मेरे, उन्होंने भी, जैसे कि 1-2 दोस्त हैं मेरे, मैं बताऊंगा आपकी आगे कॉल वगैरह करा दूंगा। तो अभी झांसी में पोस्टिंग है, तो कोई ऐसा बैकग्राउंड से नहीं आ रहा है कि ये वाली जोन में हो, मतलब ये वाले नहीं, सॉरी, 3 लाख वाले, सब हम जैसे नॉर्मल लोग ही हैं और ऐसे ही तैयारी करते हैं। इसका पिछली बार हो गया था 60,244 वाली वैकेंसी में, और मैं दिखाऊंगा कि इसने मतलब क्या चीज़ फॉलो की थी, क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी, मैं बात करा दूंगा आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी बच्चे को दिक्कत होती है तो हम लोग अवेलेबल हैं, हमेशा बात करेंगे। लेकिन आप ये जो 800,000 घंटे यहाँ से क्लास देखेंगे, मैं इस वजह से यहाँ पे आया हूँ कि आपको ये नहीं करना है, आपको ये खुद से करना है और किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है आपकी। टीचर का काम इतना है कि आपको गाइड करे, टॉपिक वाइज थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे, अच्छी से अप्रोच बता दे, यहाँ पे उसका काम खत्म हो जाता है। मैंने क्या देखा है, 400-400 क्वेश्चन लेके आए जा रहे हैं बच्चे, उसको पढ़े जा रहे हैं, खुद से रिवीजन भी नहीं कर पा रहे हैं, एग्जाम आएगा अप्लाई नहीं कर पाएंगे, फिर दिक्कत होती है यहाँ पे आके। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसे करेंगे। और इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे बेंच लॉन्च होंगे। यार ये सर ने तो 100 रुपये में बैच निकाल दिया, तो यहाँ पे पूरा ये गेम है बिजनेस का। 100 रुपये का बैच लॉन्च कर दिया, और जैसे मान लीजिए अब किसी 29 लाख फॉर्म पड़े हैं, 29 लाख फॉर्म पड़े हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। आपको लगता है ना कि 100 रुपये का बैच लॉन्च हुआ है और सर ने 800 घंटे का कोर्स दे दिया है, सर ने पीडीएफ हमको गिफ्ट करा दी है, गिव अवे। हाँ, एक शब्द बड़ा चला है, गिव अवे। ये बताइए, आप सबके पास फ़ोन है, मेरे पास भी है, मैंने भी ये सब किया है, तो आपने क्या इसमें मतलब कुछ ऐसा कर लिया ना कि हाँ चलो अचीव हो गया है। डेली अगर आप पीडीएफ आपके फ़ोन में पड़ी ही होंगी, उसका यूज़ नहीं कर पाते होंगे, तो रिलेवेंट कंटेंट पढ़िए और कंसाइज पढ़िए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ सेक्शनल टेस्ट लगाइए, फुल लेंथ टेस्ट लगाइए, संडे को लाइव टेस्ट जो भी होते हैं वो लगाइए, और अपनी इम्प्रूवमेंट पे काम कीजिए। और इसी के साथ आपका बढ़िया, मैं मतलब भगवान से आशा करता हूँ कि आपका जो ये 32,679 भर्तियाँ हैं इसमें आपका नाम हो, और आप कंसाइज पढ़िए और घर को भी टाइम दीजिए। और परिस्थितियाँ सबके अनुकूल नहीं होती हैं, अगर अनुकूल ही होने लगे तो फिर लड़ाई लड़ने का मजा ही क्या है। तो आप ध्यान दीजिए और ऑल द बेस्ट सभी को।